हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक मॉक सॉल्व कराने वाली हूं एडीक्यूटी पैटर्न के हिसाब से। एडीक्यूटी ने जिस पैटर्न को रिलीज किया है इस बार, उसके हिसाब से हम लोग एक मॉक सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगी रोज एक मॉक लेके आने की, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ ही साथ हो सकता है कोई क्वेश्चन भी फंस सकता है। प्रैक्टिस हो जाती है, पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस करना। पहला क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेट ऑफ 4 sentences is given which when properly sequenced form a coherent paragraph. Arrange the sentences in the correct order and make the correct order as your answer. बेटा एक चीज बता दूं, मैंने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला, क्यों आपको भी पढ़ना है? क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा होगा और आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो अब तक चलता आ रहा था उस हिसाब से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसका मतलब समझिएगा, तब अटेम्प्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर बोला है आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हें लगाइए, अरेंज कीजिए, किस ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। द एमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट इट्स रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लेबर। देखो बेटा, जो हमेशा याद रखिएगा, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, जो भी 4 ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें से वो होगा जहां पर या तो इंट्रोडक्शन दिया होगा, किसी इवेंट की बात की गई होगी, या फिर किसी इंसान का या पर्टिकुलर किसी चीज का नाउन यूज हुआ होगा या नाम आया होगा। कभी भी दस, देयरफॉर, हैंस, इस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस कभी भी शुरू नहीं होता है। एक जर्नल आइडिया दिया होगा, स्पेसिफिक आइडिया की कभी बात नहीं हो रही होगी। याद रखिएगा, जहां जर्नल आइडिया की बात हो रही हो या फिर इंट्रोडक्शन दिया हो जिस लाइन के अंदर, वो फर्स्ट होना चाहिए। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन भी दे रहा है ये लाइन, और एक जर्नल आइडिया भी दे रहा है कि जो एमरजेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसने डिबेट जो है बना दिया है लोगों के बीच में कि हमारा जो लेबर है, ह्यूमन लेबर है, वो किस तरीके से शेप किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। जो आपको लगे ना कि हमारा ये यहाँ से शुरुआत हो सकती है, उसे सबसे नीचे पहले लिख लीजिए, फिर सेकेंड लाइन पढ़िए। अगर बाद में चेंज हो जाए, आपको लगे नहीं ये भी हो सकता है, तो एक और ऑप्शन बनाते चलिए, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ऑप्शन आपके हिसाब से हैं, फिर उनमें से कौन सा सही है वो आप डिसाइड कर पाए। अदर वॉन्ट्स, बेटा अदर वॉन्ट्स पहले किसी ने वॉन्ट तो किया नहीं, जो अदर वॉन्ट्स पे आ गए। अदर वॉन्ट कहाँ से आ गया? तो ये हमारा ए के बाद में बी तो नहीं हो सकता। फिर देखते हैं, सम आर्ग्यू हो सकता है, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं दैट एआई विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय हैंडलिंग रिपीटेटिव टास्क एंड फ्रीइंग ह्यूमंस फॉर क्रिएटिव वर्क। बेटा बेटा यहाँ पर देखिए, ये बात होगी कि कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या आर्ग्यू हो रहा है वो पूरी लाइन में बता डाला। बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स वॉन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हम ऐसी तो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बाकी के ऐसा बोलते हैं, तो खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि सी पहले आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। अभी डी बचा है, हमने ये देख लिया ये पहले आएगा और ये एक सीक्वेंस है। The challenge lies in balancing technological progress which strategize that protect livelihood. बेटा आप खुद समझिए, जो हमेशा लास्ट होगा ना, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, वो कुछ कंक्लूड कर रहा होगा, वो कोई चैलेंज बता रहा होगा, वो कुछ रिजल्ट बता रहा होगा। हमेशा लास्ट में ऐसा ही कुछ होगा। कहीं ना कहीं हमें बताया, पहले उसने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं लोगों के बीच में। एट लास्ट वो बताएगा अब इससे चैलेंज क्या बन रहा है हमारे लिए। हमारे लिए हमेशा जो भी उस चीज से नुकसान या फायदे होंगे लास्ट में बताए जाएंगे। चैलेंज एक तरीके से उसकी वजह से होने वाला नुकसान है, तो ये हमेशा लास्ट में आएगा। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, ए सी बी और डी। इस तरीके से बना के आइएगा बेटा, ए सी बी डी ये आपका ऑप्शन है, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, 4 सेगमेंट्स हैं, इसमें से बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग हो। ऑप्शंस बाद में देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। अगर हमें इसके अंदर कोई स्पेलिंग गलत मिल गई तो वही हमारा आंसर है। इन हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में एमा नर्चर्ड, बेटा यहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है नर्चर्ड मतलब पालन पोषण करना होता है, इसमें ये ई फालतू में लगा हुआ है। नर्चर्ड की स्पेलिंग होती है NURTURED, मतलब पालन पोषण करना। हमारे पेरेंट्स ने हमें नर्चर्ड किया है,
एमा किसको नर्चर्ड करती है? स्मॉल इंडोर गार्डन को केयरफुली टेंडिंग टू हैव असॉर्टमेंट ऑफ पॉटेड, असॉर्टमेंट करना मतलब अलग अलग करना, ठीक है, ऑफ पॉटेड प्लांट्स क्रिएटिंग अ ट्विंकल ओएसिस, इसका मतलब है एक ऐसी जगह, जब हम बोलते हैं ना रेगिस्तान में फूल खिल गया, उसको बोलते हैं, मतलब बहुत बंजर जगह है, उसका छोटा सा पार्ट में कुछ फूल वूल खिले हुए हैं या किसी पानी वानी की वजह से कुछ पेड़ पौधे उगाए हैं। एडमिस द हसल एंड बसल, हसल एंड बसल का मतलब होता है बेटा चहल पहल, ठीक है, कुछ ना कुछ चहल पहल होना, उसको बोलते हैं ऑफ सिटी लाइफ। हमें एक ही स्पेलिंग मिस्टेक मिली, जहां पर ये हो वो हमारा करेक्ट आंसर है, बी के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हो गया। इसका मतलब बेटा एक और बात बता दूं, ये वाला जो पैटर्न है ना, इसमें आपको स्पेलिंग्स पर बहुत ध्यान देना है। सिनोनिम इंटोनिम ये सब तो हम करते ही आ रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे थे, लेकिन अब की बार जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको स्पेलिंग्स पर बहुत ध्यान देना है। तो ठीक है, तो ये गलत स्पेलिंग है, तो जो कुछ पढ़ते जाएं स्पेलिंग देखते जाएं, ठीक है। व्हाट डज द ईडियम पुल्ड अ लॉन्ग फेस मीन? पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब ये मुंह है और ये लटक गया, पुल्ड कर लिया, खींच लिया, मतलब कि दुखी होना। जब दुखी होता तभी तो बोलते हैं क्यों मुंह लटका के बैठा है, ठीक है। तो इस ईडियम का मतलब होता है मुंह कब लटकाते हैं? जब हम दुखी होते हैं। सैड होना, जब कोई सैड होता है। लुक्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड नहीं है, लुक्ड एंग्री गुस्सा दिखना नहीं। कंफ्यूज एंड पजल्ड मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। लुक्ड सैड और डिसअपॉइंटेड, सैड और डिसअपॉइंटेड दिखना पुल्ड और लॉन्ग फेस का मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिनोटेशन, डिनोटेशन ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। डिनोटेशन का मतलब समझ लीजिए नया वर्ड है। डिनोटेशन का मतलब होता है जब बेटा किसी चीज का स्पेसिफिक आपको मीनिंग देना है। स्पेसिफिक मीनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं घर की बात करूं, हाउस या होम क्या होता है? होम होता है वो जगह जहां पर हम रहते हैं, ये उसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अब किसी ने जाकर कहीं पर बोला कि आई फील लाइक होम ओवर हेयर, मुझे अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे यहाँ अपना घर महसूस हो रहा है, तो उसका मतलब है उसे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फील हो रही है, कंफर्ट फील हो रहा है, तब उसने बोला। अब होम का मतलब दो होते हैं, जिसमें हम रहते हैं, या फिर होम हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम कहीं पर जाकर कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं होम का जो दूसरा वाला मीनिंग है उसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमें स्पेसिफिक मीनिंग बताना है, कोई इमोशन मत जोड़िएगा, तो मतलब होता है डिनोटेशन। जब भी आए डिनोटेशन बताइए तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक, सीधा सीधा आंसर बताइए, सीधा सीधा मतलब बताइए। अब देखते हैं सेंटेंस, हिज इम्पिट्यूअस डिसीजन टू क्विट हिज जॉब सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका एक ऐसा डिसीजन था, इम्पिट्यूअस डिसीजन था, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। मतलब किस तरीके का होगा? सेंटेंस से भी समझिए और वर्ड का मतलब भी समझिए। बेटा जो चीज बिना दिमाग लगाए करी जाती हो, बिना बुद्धि के की जाती हो, उन सबको इम्पिट्यूअस कहते हैं, जिसको हिंदी में अविवेकी भी बोल सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई काम फट से कर दिया, उसको कहते हैं इम्पिट्यूअस। उसके अब देखते हैं वर्ड्स क्या क्या है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब बहुत ज्यादा तीव्र होना, फट से हो जाना, मतलब बिना सोचे समझे। अगेन तो कहीं ना कहीं ये मतलब निकल के आ रहा है। डिटरमाइंड मतलब किसी चीज को लेकर, लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय होना, उसे डिटरमाइंड कहते हैं। प्रूडेंट इसका बिल्कुल अपोजिट है। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी या फिर समझदार, इंटेलिजेंट, तो जो कि सोच समझ के काम करता हो। तो प्रूडेंट तो इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। मेथोडिकल का मतलब होता है जो चीजें सिस्टमैटिक होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन है वो हुआ हमारा इम्पल्सिव, ठीक है। दोनों का ही मतलब है बिना सोचे समझे बस कर डालो। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा है? आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो सेड रिया। रिया ने बोला कल मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। रिया सेड दैट शी, यहां तक सब सेम है। टुमारो मतलब अगले दिन, यहाँ है नेक्स्ट डे, ये हो सकता है टुमारो की जगह टुमारो नहीं, नेक्स्ट डे ये भी हो सकता है। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो ये दो ऑप्शन नहीं है। अब हमें यहाँ तक देखिए, द मीटिंग तक, सॉरी, द मीटिंग तक सब कुछ सेम है। क्या आएगा? अब हमें ये देखना है, कुड नॉट या विल नॉट। विल नॉट तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, यहाँ पर कुड नॉट होगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट या तो प्रेजेंट बताता है या फिर फ्यूचर बताता है, उसका पास्ट कन्वर्ट करना है, तो कुड नॉट होगा। ये हमारा सही ऑप्शन है। अगर आप इसको बहुत ही डीपली सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि मैम पैसिव और एक्टिव पढ़ाइए, तो मैं डीपली आपको पैसिव और एक्टिव सब कुछ, रिपोर्टेड और सब कुछ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कुछ पढ़ाऊंगी बहुत जल्द, ये मॉक्स कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है।
प्रिविलेज स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आप कहेंगे मैम कैसे पता चला? ये बेटा प्रैक्टिस से पता चलता है, देख के ही वर्ड पता चल जाता है कि गलत है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन्स भी परफेक्ट बनाता है, ऐसी बात नहीं है। ओकेजन, OCCASION। आप कहेंगे आपको कैसे पता? प्रैक्टिस, डबल एस नहीं आता ओकेजन में, देख के बड़ा ही सही लग रहा है, बोला कहाँ गलती है, डबल एस नहीं आता है। सेपरेट बिल्कुल सही है, नेसेसरी बिल्कुल सही है, गलत स्पेलिंग है ओकेजन की। तो याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर्स इंस्पायरिंग वर्ड्स डैश द स्टूडेंट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से भर दिया, हम बोलते हैं ना टीचर के अच्छे वर्ड्स ने कॉन्फिडेंस से भर दिया। अब भरना कौन सा वर्ड आएगा? देखो फिल्ड आ सकता है, भरने को बोलते हैं। कवर्ड मतलब ऊपर से कवर कर देना, नहीं होगा। बिल्ड बेटा कॉन्फिडेंस के लिए यूज होता है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, लेकिन बिल्ड यहां पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टीचर्स के वर्ड की बात हो रही है, तो टीचर के वर्ड जो है फिल ही कर सकते हैं। रीच्ड मतलब कहीं पर पहुंचना, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो फिल्ड हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। बेटा अब तक ना हमें सिर्फ एक एंटोनिम या एक सिनोनिम पता करने को आता था, अभी ना हमने ये बोल रहे हैं यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए, इनमें से बताइए दो एंटोनिम इस वर्ड के कौन कौन से हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज कमजोर हो, ब्रेकेबल हो, ठीक है, या फिर कोमल हो, उसे बोलते हैं बड़ा फ्रेजाइल है यार तू, ठीक है। अब देखते हैं द बॉक्स वॉज नॉट डैश एट ऑल, इंस्टेड इट वॉज सो डैश दैट इवन रफ हैंडलिंग कॉज नो डैमेज। मतलब कि बॉक्स ऐसा था कि मतलब आपको बताना है कि कैसा था, कि उसको बुरी तरीके से रफली अगर आप हैंडल भी कर रहे हो तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। ऑब्वियसली जब फ्रेजाइल का मतलब होता है कोमल, जो टूट जाए आराम से, कमज़ोर, तो उसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होंगे, तो वो स्ट्रांग होगा, इंडिपेंडेंट हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो देखो बेटा पहला ऑप्शन है स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब है स्ट्रांग, जो ताकतवर है, जो अपने आप में ही जिसके अंदर शक्ति है, जो स्ट्रांग है, हिल नहीं सकता। स्टडी का मतलब भी होता है वही जो दृढ़ होता है, आप जिसे हिला नहीं सकते। ये दोनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इसके इंटोनिम हैं, विलोम हैं इसके। डेलिकेट मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा बेचारा डेलिकेट सा है, कि मतलब कुछ भी कहते हो, छुई मुई जिसे कहते हैं। ब्रोकन मतलब जिसे तोड़ा जा सके, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए। वीक मतलब कमज़ोर हो गया। ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चले। अब बेटा एक तो इसका एंटोनिम है, एक सिनोनिम है, हमें दोनों एंटोनिम चाहिए, ये भी नहीं है। टेंडर और टफ, टेंडर का मतलब होता है जो बहुत कमजोर होता है, टफ का मतलब होता है जो बहुत ही मुश्किल होता है, टफ होता है। ये दोनों भी अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, तो हमारे पास एक ही सही ऑप्शन है, स्ट्रांग और स्टडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लेके आइए। शी डोनेटेड ऑल हर प्रॉपर्टी टू चैरिटी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, एक ऐसी पर्सन जो मानवता पसंद करती है। अब बेटा इनमें से कौन सा होगा? देखो जैसे ही आप देखोगे ना, आपको कि मैम ह्यूमैनिटेरियन होगा, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन, उसने कुछ ना कुछ मानवता भरा काम किया है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है बेटा जो हर तरीके से मानवता का काम करे। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है जो इंसानों के लिए हर तरीके से, अपने मन से, अपने धन से, अपने शरीर से, दिमाग से, सब चीज़ें और सब पूरे फील्ड में हर तरीके का काम करता हो, उसे ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चैरिटी की है उसने, और कोई ऐसा नहीं है कि वो दिन रात उसी काम को कर रही है, तो ह्यूमैनिटेरियन इसलिए नहीं होगा। बहुत ध्यान रखिएगा इन ऑप्शंस को चूज करते में। अब यहाँ पर आते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है बेटा जो मानवता तो बिखेरता है, जो करता है, लेकिन साथ ही साथ मैनकाइंड के लिए काम करता है, लेकिन सिर्फ चैरिटी करके करता है, उसने कुछ और नहीं किया, चैरिटी किया, यह हमारा ऑप्शन हो सकता है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेटा जो इंसान मानवता पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर ये नहीं कि मतलब कहीं ना कहीं इंसानियत फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशनली सोचेगा या मानवता का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है,
ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो चैरिटी के थ्रू मानवता या मैनकाइंड को एनकरेज करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। पैसेज दिया है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हम पैसेज पढ़ते हैं, आंसर्स देंगे। हनी बीज आर रिमार्केबल इंसेक्ट्स that live in highly organized colonies। हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ एक रिमार्केबल इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ पर रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज के अंदर रहती हैं। जो उनका घर होता है उन्हें कॉलोनीज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा दिमाग लगा लगा के उसे बनाती हैं वो छत्ते को। ईच कॉलोनी हैज़ अ सिंगल क्वीन, एक ही रानी होती है, हुज मेन रोल इज टू ले एग्स, अंडे देना उसका काम होता है। जो वर्कर बीज होती हैं वो तो रानी बीज हो गई, रानी बी हो गई। जो दूसरी वर्कर बीज होती है विच आर ऑल फीमेल्स, वो सभी क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं बेटा वर्कर बीज। परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है जो भी रस वगैरह फूलों से वो इकट्ठा करके लेके आती हैं। बिल्डिंग हनी कॉम्स, हनी कॉम्स का मतलब होता है, आपने ऐसे देखा होगा कि छत्ते का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, तो इन्हें एक पर्टिकुलर यूनिट को हनी कॉम कहा जाता है। हनी कॉम्स बनाती हैं। प्रोटेक्टिंग द हाइव, उनके जो पूरा का पूरा झुंड होता है उसे हाइव कहा जाता है। द सर्वाइवल ऑफ द ईच डिपेंड ऑन देयर कॉपरेशन एंड कम्युनिकेशन, उन सबका जो सर्वाइवल होता है ना बेटा वो डिपेंड करता है वो कितना एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं और कितना अच्छा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, वार्तालाप कितना अच्छा कर पा रही हैं। मुंह नहीं है उनका बोलने के लिए, बट वो अपने कुछ ना कुछ इशारों से बताती हैं। बीज यूज स्पेशल डांसेस, देखो स्पेशल डांस करके बताती हैं। टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द फ्लावर रिच इन नेक्टर, वो लोग डांस करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि उधर जो फूल हैं उनमें बहुत ज्यादा नेक्टर है, मतलब रस है। This unique system of signals allow the colony to function as a single efficient unit, एक single efficient unit की तरह काम करने के लिए जो सिस्टम ऑफ सिग्नल्स है ना उन्हें एक यूनिट की तरह बहुत अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, हेल्प करता है। अब बताइए इसमें से पैसेज का टाइटल कौन सा देते, आप देते तो बेस्ट टाइटल चूज करना है, आप देते तो कोई सा भी दे सकते थे, लेकिन आंसर बेस्ट टाइटल होगा। द लाइफ ऑफ द क्वीन बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली क्वीन बी के बारे में थोड़ी ना बताया गया है। हनी बीज मास्टर्स ऑफ टीम वर्क, सभी मधुमक्खियां जो कि मास्टर हैं किस चीज में, टीम वर्क में। द स्ट्रगल फॉर नेक्टर, मतलब स्ट्रगल किसके लिए, नेक्टर के लिए, तो स्ट्रगल नहीं बताया गया है, नॉर्मल बातें बताई गई हैं, नहीं हो सकता। इंसेक्ट्स एंड देयर कॉलोनीज, सभी इंसेक्ट्स की बात कहाँ की गई है, बहुत सारे इंसेक्ट्स की थोड़ी ना की गई है, एक ही प्रजाति की बात की गई है, दैट इज हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ और उनकी कॉलोनी, तो ये नहीं होगा। जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये होगा, हनी बीज मास्टर्स ऑफ टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क की बात की गई है बेटा ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वर्कर बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पैसेज के हिसाब से वर्कर बीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली प्रोटेक्टिंग द हाइव्स, ओनली लगा है, गलत हो गया, खाली हाइव को प्रोटेक्ट थोड़ी ना कर रही हैं। लेइंग एग्स लाइक द क्वीन, क्वीन की तरह वो अंडे देती ही नहीं है। कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर इकट्ठा करना, उन्हें बनाना, और डिफेंडिंग द हाइव, हाइव को झुंड को बचाना, ये ऑप्शन हो सकता है। डांसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन नाचती रहती हैं, ये तो नेगेटिव हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो सी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड, पर्यायवाची बताइए रिमार्केबल का। ठीक है, रिमार्केबल का मतलब होता है बेटा जो ऐसा मार्क छोड़ जाए जो आपको जिंदगी भर याद रहे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, कुछ अद्भुत होना। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य सा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका अपोजिट होता है, मतलब जो अद्भुत होता है, कुछ अलग होता है, हटके होता है, पॉजिटिव वर्ड है, ये रिमार्केबल का आंसर हो सकता है। अनइम्पॉर्टेंट जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना, वीक मतलब कमजोर, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच पकड़ के दिखानी है बेटा, इनमें से किस में डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, क्यों ये कल एब्सेंट था। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ तक सब बिल्कुल बेटा सेम है। Why were you absent? Why were you absent? Why you were absent? बेटा जब क्वेश्चन किया जाता है ना तो पहले you आना चाहिए। Why you were absent? Why? Sorry,
सॉरी वाई यू वर एब्सेंट नहीं आना चाहिए। वाई यू वर एब्सेंट तो एक तरीके से स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन वाई वर यू, आप क्यों एब्सेंट थे, ये ऑप्शन हो सकता है और यही ऑप्शन होगा। मैं बताती हूँ क्यों। यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन, हैड यू बीन एब्सेंट गलत हो गया। वाई आर यू एब्सेंट येस्टरडे, वाई आर यू एब्सेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वर पहले आएगा, वाई वर यू एब्सेंट आएगा, वाई यू वर कभी नहीं आता, वो क्वेश्चन होता ही नहीं है। ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट, तो हमारा जो ऑप्शन है वो यही सही है। बेटा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपको नहीं टेंसेस पढ़ा सकती, नहीं एक्टिव पैसिव पढ़ा सकती, मुझे स्पेशल क्लास चाहिए उसके लिए, जो मैं बहुत जल्दी लूंगी, तब मैं आपको बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगी। अभी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिलिंग द ब्लैंक। ईडियम बताइए। डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को फेस करने से अच्छा, मतलब कि उसकी बुराई चुगली उसको फेस करने से ज्यादा अच्छा है। शी डिसाइड टू टेक द डैश, उसने क्या लेने की कोशिश करी, एंड कंटिन्यू हर वर्क विद डिग्निटी, और अपने काम को ईमानदारी से रिस्पेक्टफुली करने की कोशिश करी। बुल बाय द हॉर्न्स, बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है जब बेटा आप जो है सांड, बुल मतलब सांड हो गया, बाय द हॉर्न्स मतलब उसके जो सींग हो गए। बुल बाय द हॉर्न्स हम हमेशा तब यूज करते हैं जब आप किसी बड़ी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप कोई बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी को जब आप उठाते हैं तब की बात होती है। उसके बाद डिसाइड टू टेक द केक, ये तो कोई इडियम ही नहीं बन रहा। टू टेक हाई रोड, हाई रोड, द हाई, टेक द हाई रोड यहाँ पर सूट कर रहा है, क्योंकि टेक द हाई रोड का मतलब होता है जब आप किसी काम को ईमानदारी से करने के लिए डिसाइड करते हैं, या फिर आप किसी काम में अपनी रिस्पेक्टफुली करना पसंद करते हैं, चाहे कितने ही दिन लग जाए, चाहे कितने क्रिटिसिज्म आ जाए, कितनी दिक्कत आ जाए, तब हम बोलते हैं हाई रोड, टू टेक द हाई रोड। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। लॉयन शेयर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पोर्शन लेना, ठीक है। तो लॉयन शेयर बोला जाता है उसको। लॉयन शेयर मतलब शेयर का जो हिस्सा था, जब आप किसी चीज का बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास रखते हैं या लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हाई रोड होगा। यहाँ पर मैंने 4 का मीनिंग बताया है। केक के साथ वॉक लगता है, जो चीजें बहुत आसान दिखती हैं होती हैं उसे केक वॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही, सी सही है। इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, द मैनेजर हैज अप्रिशिएटेड देयर हार्ड वर्क। दोनों ही सेंटेंसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं और हमें उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली बेटा हैड तो नहीं आएगा, गलत हो गया। इज भी नहीं आएगा, गलत हो गया। अब हमारे बचे हैज बीन, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम सक्सेसफुली, देयर हार्ड वर्क हैज बीन, मैच कर रहे हैं, ठीक है। हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजर, द प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड, बीन नहीं आया है तो ये गलत हो गया। हमारा सही ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन। ये देखो, ये हमें एक सेंटेंस पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमारे को 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। 16 के अंदर हमें फर्स्ट में क्या आएगा वो पता लगाना है। एजुकेशन इज नॉट मेयरली द डैश ऑफ नॉलेज। एजुकेशन क्या नहीं है, ठीक है। कलेक्शन, गैदरिंग, स्टोर, एक्यूमुलेशन। देखो बेटा कलेक्शन आ सकता है क्योंकि गैदरिंग लोगों की होती है, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है। स्टोर के अंदर जो है नॉन लिविंग आइटम्स होते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ढेर लगा देना। तो यहाँ पर जो कलेक्शन यूज होगा वो सही लगेगा। किसके लिए? एजुकेशन इज नॉट मेयरली द कलेक्शन ऑफ नॉलेज, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का, बट द कल्टिवेशन ऑफ विजडम एंड वैल्यूज, ठीक है। अ ट्रू वैल्यू, अ ट्रू सिस्टम ऑफ लर्निंग डैश क्यूरियोसिटी। क्या करता है? जो सही सिस्टम होता है लर्निंग का वो क्या करता है? क्यूरियोसिटी को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है? नहीं कर सकता। सप्रेस्ड मतलब दबाता भी नहीं है। एनकरेज कर सकता है, डाइवर्ट करना मतलब कि उसका डायरेक्शन बदल देना, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर लर्निंग की बात आ रही है, एजुकेशन की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी जो है एनकरेज ही हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है द एजुकेशन डैश
people with the ability to make them informed choices and act responsibility in society. देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एजुकेशन क्या करती है, लोगों को इक्विप करती है. इक्विप का मतलब होता है बेटा ये इक्विपमेंट से बना है. इक्विपमेंट मतलब जो आपके आसपास चीज़ें, आपके पास जो शस्त्र होते हैं, आपके पास जो चीज़ें होती हैं, आपके पास जो पावर्स होते हैं, उन सबको आपका इक्विपमेंट कहा जाता है. बाइंड्स का मतलब होता है बांध देना, फॉरगेट्स मतलब भूल जाना, फिल्स मतलब भर देना. तो क्या होता है कि एजुकेशन क्या करेगी, कहीं ना कहीं लोगों को इक्विप ही तो करेगी. किसके साथ? एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी. आपको कहीं ना कहीं दो तरीके के शस्त्र दे देती है. कैसे कैसे कि आप जो है आपके पास इन्फॉर्म चॉइसेस रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप रिस्पॉन्सिबली आप सोसाइटी में एक्ट करें. उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वन, व्हेन लर्निंग इज डैश विद कैरेक्टर. लर्निंग किसके साथ? कैरेक्टर के साथ जब मिल जाए, ठीक है, तो किस चीज के साथ? रिप्लेस्ड नहीं हो सकता, बदल जाना. कंबाइंड, मैंने अभी खुद बोल दिया, मेरे मुंह से ही निकल गया. आप खुद समझिए कि कैरेक्टर के साथ लर्निंग कंबाइन ही करी जाएगी ना, उसे हम रिप्लेस नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं. तो कंबाइन हमारा करेक्ट आंसर है. जब एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है कंबाइन हो जाती है हमारे चरित्र के साथ, इट शेप लीडर्स हु कैन गाइड विद विजन एंड इंटीग्रिटी. तो वो क्या करती है? ऐसे लीडर्स पैदा करती है जो कि गाइड करते हैं अपने विजन और इंटीग्रिटी के साथ. उसके बाद लास्ट है, अल्टीमेटली एजुकेशन इज द डैश दैट लाइट्स. मतलब हमारे रास्ते पर लाइट मारना कौन करता है, क्या करना है? तो यहां पर क्या आ सकता है? एजुकेशन इज द लैम्प, एजुकेशन इज द टूल, एजुकेशन इज द फ्लेम और एजुकेशन इज द टॉर्च. बेटा यहाँ पर जो है ना, आप सब में कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें से कौन सा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है लाइट किसके ऊपर मार रहा है? पाथ टू प्रोग्रेस. इनमें से सिर्फ टॉर्च ही है जो रास्ते पर, पाथ की बात हो रही है, ये एक इडियोमेटिक वे में बताया गया है. टॉर्च ही है जो आपके रास्ते पर लाइट जलाए. ना तो दिया उतना उजाला कर पाएगा, ना ही फ्लेम, ना ही कोई टूल. ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्च हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है. स्पॉट द erroneous part if any in the following sentence. बताओ कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या? Despite of his sincere efforts, पहले पूरा पढ़ती हूँ, he could not complete the project within the given deadline and faced criticism from his manager. या फिर कोई एरर नहीं है. इतने सिंसियर एफर्ट्स के बाद भी उसने क्या किया? कंप्लीट कर लिया डेडलाइन से पहले, कंप्लीट नहीं कर पाया डेडलाइन से पहले, और मैनेजर की बहुत ज़्यादा बुराई उसे सुननी पड़ी. अब देखो बेटा, डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट होना चाहिए. डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट ऑफ फालतू में लगा हुआ है, ग्रामेटिकली गलत है. तो हमारा जो है ना ए ऑप्शन, ए के अंदर हमें एरर दिखाई दी है. एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि ए के साथ में बेटा बी लगा है. यहाँ ए मत टिक करके आ जाना, बी ऑप्शन सही है क्योंकि ए गलत है. याद रखिएगा, आपको इस तरफ देखना है ना कि इस तरफ देखना है. कुछ बच्चे ए गलत सोच के फटाफट से ए पे टिक कराएंगे, लेकिन ए के अंदर तो बी लिखा हुआ है. तो ये आपको ध्यान देना है. सीजीएल देने जा रहे हैं बेटा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा तो ट्रिकी जरूर होगा. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंसेस दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर पकड़ना है. ईच ऑफ द प्लेयर्स on the team were giving their best efforts during the championship match. बेटा each of the players की बात हो रही है, सभी प्लेयर, एक एक प्लेयर की बात हो रही है. तो वर कहाँ से आ जाएगा? वॉज आएगा. एक के लिए वॉज आता है, ज़्यादातरों के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, प्लूरल्स के लिए वर आता है. ठीक है, सिंगुलर के लिए वॉज आता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वर की जगह वॉज आएगा. ईच बोला ना, ईच, ये याद रखिएगा, जब भी ईच से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर आपको जो चीज़ें सिंगुलर के साथ आती हैं, जो वर्ब सिंगुलर के साथ आएंगे वो यूज होंगे. तो वॉज जो है सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं.
4 सेगमेंट्स में आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन, दोबारा ग्रामेटिकल एरर पकड़ के दिखाइए। द कमिटी हैव डिसाइडेड, यही मैंने पकड़ लिया। द कमिटी के साथ हमेशा हैज़ आएगा बेटा। ये मैंने अभी हैव, हैज़, हैड ये सब वाली क्लास ली है। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट्स पर जाएंगे, जस्ट 1-2 दिन पहले ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने हैव वर्ब के ऊपर जितने भी गलत चीज़ें आती हैं, जो एरर स्पॉट करनी आती है, उन सब में पढ़ा है। वहाँ पर मैंने बहुत हैज़ और हैव और हैड पढ़ाया है। द कमिटी, कमिटी एक है बेटा। हैव हमेशा प्लूरल्स के साथ आता है, जैसे वर हमेशा प्लूरल के साथ आता है, वॉज सिंगुलर के साथ आता है, उसी तरीके से हैव हमेशा प्लूरल्स के साथ आता है। कमिटी के अंदर लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन कमिटी सिंगल होती है, एक यूनिट कहलाती है, ठीक है। तो कमिटी जो है सिंगल नाउन है, तो उसके साथ में बेटा हैज़ आएगा। हैज़ डिसाइडेड, द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बेटा पॉजिटिव डिग्री दिखानी है, मतलब किसी की बुराई भी ना हो और आप बात भी बोल दें। द रूम इज हॉटर, द रूम इज कूलर देन दैट वन। दिस रूम, ये रूम उससे ज़्यादा ठंडा है। अब इसमें पॉजिटिव तरीके से बोल के बताइए इसको, कि किसी को बुरा भी ना लगे और आप बोल भी दें। अब यहाँ पर हो रहा है हॉटर, तो बेटा कूलर का हॉटर नहीं बनाना है, ये तो अपोजिट हो गया, गलत हो गया। द रूम इज नॉट एज कूल एज दिस वन, उतना ठंडा नहीं है जितना है। उतना नहीं है का मतलब क्या है? मतलब ठंडा तो है ना, मतलब बुराई तो नहीं करी। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना वो है, मतलब अच्छे तो हो लेकिन उतने अच्छे नहीं हो। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना वो है, मतलब कि बुरे तो हो लेकिन उतने बुरे नहीं हो। तो देखा जाए तो जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है ज़रूर, मना नहीं किया गया है। तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे दिस रूम इज कूलेस्ट ऑफ ऑल, ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा। मतलब उसने बोल दिया इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, सुपीरियर बना दिया, तो ये सुपरलेटिव हो गई। दिस रूम इज कूलर कंपेयर्ड, कंपैरिजन ऑब्वियसली खुद ही कंपैरेटिव हो गया, तो ये हो गई हमारा रॉन्ग। हमारा जो सही ऑप्शन है दैट रूम इज नॉट एज कूल एज दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा, हिंदी में बोल के देखिएगा, तुम इतने नहीं हो जितना वो है। तो जहां पर भी ऐसा फील हो वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस एक्टिव वॉइस के अंदर। द मैग्निफिसेंट पैलेस वाज एडमायर्ड बाय द टूरिस्ट फॉर इट्स आर्किटेक्चुरल ब्यूटी। जो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट पैलेस था ना, वो किसने एडमायर किया? टूरिस्ट ने। वहाँ पर जो घूमने फिरने वाले लोग आए उन्होंने किया, क्योंकि उसकी आर्किटेक्चुरल ब्यूटी की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं, हमें उसे एक्टिव में लेके आना है। द मैग्निफिसेंट पैलेस हैड एडमायर्ड द टूरिस्ट। भैया यहाँ पर देखिए, द मैग्निफिसेंट पैलेस जो है हैड एडमायर्ड द टूरिस्ट, ये इसको एडमायर कर रहा है टूरिस्ट को, तो पैलेस का मुंह थोड़ी ना है जो वो बोल देगा, ऑब्वियसली कर रहा है। द टूरिस्ट एडमायर्ड द मैग्निफिसेंट पैलेस फॉर इट्स आर्किटेक्चुरल ब्यूटी। टूरिस्ट ने एडमायर किया है मैग्निफिसेंट पैलेस को उसकी आर्किटेक्चुरल ब्यूटी के लिए। फॉर इट्स आर्किटेक्चुरल, हमें एक्टिव में जाना है, पैसिव में नहीं, या उसको इनडायरेक्ट नहीं करना है। द टूरिस्ट वर एडमायर्ड बाय द, टूरिस्ट एडमायर्ड करे बाय द मैग्निफिसेंट पैलेस ने टूरिस्ट एडमायर कर दिए। भाई टूरिस्ट थोड़ी ना एडमायर करे हैं, टूरिस्ट तो घूमने आए हैं, टूरिस्ट ने एडमायर किया है, तो खुद ब खुद गलत हो गया ये भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। वैसे भी यही होता अगर नहीं होता तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है हमारा। यहाँ पर जो है मॉक कंप्लीट हो चुका है। कल मैं फिर से एक और मॉक के साथ आऊँगी। जब तक हमारा सीजीएल आ रहा है तब तक कोशिश करेंगे रोज एक इस पैटर्न के ऊपर, ठीक है, हम लोग मॉक्स लगाएं ताकि प्रैक्टिस हो, पैटर्न समझ में आए। स्पेलिंग्स पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।